गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। जी क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 2 बजकर अब 17 मिनट हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 30th of November 2021। आज 30 नवंबर 2021 है। और आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का ये बैच है। आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और जल्दी से मुझे बता दीजिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। जहां तक मुझे याद है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात की थी, और जिसमें मुख्य रूप से हमने पाषाण युग या स्टोन एज के बारे में बात की थी, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत। एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत। और एंशियंट इंडिया में ही आज हम बात करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आज हमें पढ़ना है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड उस पीरियड को कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके हमारे पास अवशेष तो हैं, साथ में रिटन सोर्सेज भी हैं। साथ में रिटन सोर्सेज भी हैं। और आप जानते हैं कि जितने भी रिटन सोर्सेज हमें मिले हैं, उन रिटन सोर्सेज को पढ़ने में अभी तक सफलता हासिल नहीं की गई है। उन्हें आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका है या आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अपने देश की सबसे पहली और सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए, आज का टॉपिक रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसकी सबसे वैध तिथि 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो लिख लीजिए, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक चली इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए, लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए यह भारत की इतिहास की प्राचीनतम एवं प्रथम सभ्यता मानी जाती है। ये भारत के इतिहास की प्राचीनतम एवं प्रथम सभ्यता मानी जाती है। दिस इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो हम सब जानते हैं, भारत की सबसे पुरानी, सबसे पहली जो सभ्यता है, वो किसे माना गया है? सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया है। लिखेंगे दैट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। लिखिए, यह एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है। दिस इज कंसीडर्ड एज
एन अर्बन सिविलाइजेशन, इसे एक शहरी सभ्यता या इसे एक नगरीय सभ्यता माना जाता है। और लिखेंगे ये सभ्यता दो चीजों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह सभ्यता दो चीजों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और यदि आपसे पूछें कि बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे मुख्य या सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या थी? पहला, इसका नगर नियोजन, लिखेंगे टाउन प्लानिंग। पहला, इसका नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग। और दूसरा, ड्रेनेज सिस्टम या हिंदी में लिखेंगे इसकी जल निकासी प्रणाली। यह सभ्यता सबसे ज्यादा अपने नगर नियोजन और अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। यह सभ्यता अपने नगर नियोजन या जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। लिखिए, इसी सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया था। पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन मेड ब्रॉन्ज बाय एडिंग टिन इन द कॉपर। भाई मेटल एज, कॉपर एज के बारे में हम बात कर चुके थे कल कि मनुष्य के द्वारा पत्थरों के साथ साथ पाषाणों के साथ साथ सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल करना शुरू किया गया? कॉपर या तांबा। लेकिन कॉपर का इस्तेमाल, तांबे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां के लोगों ने किया? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने ही सबसे ज्यादा तांबे का इस्तेमाल किया, सबसे ज्यादा कॉपर यूज किया, क्योंकि उन्होंने तांबे में ही टिन मिलाकर निर्माण किया। किसका? कांसे का या ब्रॉन्ज का। लिखेंगे यही कारण है इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था, इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से व्यापार पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? व्यापार, ट्रेड। इंग्लिश में लिख सकते हैं, द इकोनॉमी ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेड। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से व्यापार पर आधारित थी। और इस सभ्यता से मिलने वाले सबसे पहले स्थल या सबसे पहली साइट्स कौन सी थी? सबसे पहले 1921 में इस सभ्यता से सबसे पहला स्थल मिला था जो कहलाता है हड़प्पा। और फिर अगले ही साल 1922 में खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की। और आप जानते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, भाई जो कि वर्तमान में दोनों के दोनों ही स्थल कहां पर हैं? पाकिस्तान में है। ये दोनों के दोनों स्थल ही हमें एक ही घाटी में मिले थे, सिंधु घाटी, इंडस वैली। और जब दोनों ही स्थलों से मिले हुए अवशेषों को आपस में कंपेयर किया गया, उनकी आपस में तुलना की गई, तो पता चला कि दोनों ही स्थलों पर लोग एक ही संस्कृति को फॉलो किया करते थे, एक ही कल्चर को फॉलो किया करते थे। और इसीलिए इसे क्या माना गया? इसे एक सभ्यता माना गया, इसे एक सिविलाइजेशन माना गया। और क्योंकि ये दोनों के दोनों शुरुआती स्थल सिंधु घाटी में मिले, इसीलिए
इस सभ्यता को नाम ही क्या दे दिया गया? ये कहलाती है सिंधु घाटी की सभ्यता, ये कहलाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ध्यान रखेंगे, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया क्योंकि इसके शुरुआती दोनों स्थल इंडस वैली में मिले थे, सिंधु घाटी में मिले थे। इसे कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इसी के लोगों ने कॉपर में टिन मिलाकर सबसे पहले क्या बनाया था? कांसा बनाया था, ब्रॉन्ज बनाया था। लेकिन क्या यह सभ्यता केवल और केवल सिंधु घाटी में ही स्थित थी? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ध्यान रखेंगे। यदि हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में यह सभ्यता चिनाब नदी तक विस्तृत थी, और सबसे उत्तरी स्थल जो इस सभ्यता का हमें मिला था वो क्या कहलाता है? मांडा, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। इस सभ्यता से मिलने वाला सबसे दक्षिणी स्थल था महाराष्ट्र का दैमाबाद, जो कि गोदावरी नदी पर स्थित था। सबसे पश्चिम में मिलने वाला स्थल था सुत कागेंडोर, जो मिला दाश्क नदी के किनारे। और सबसे पूर्वी स्थल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पूर्वी स्थल मेरठ उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। और आप लोग तो तैयारी ही किसकी कर रहे हो भाई? यूपी कांस्टेबल की। ये तीनों याद रखें या ना रखें, लेकिन सबसे पूर्वी स्थल याद रखना है। सबसे पूर्वी स्थल मेरठ उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, और हम सब जानते हैं जो है हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के किनारे। लिख लीजिएगा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र का दैमाबाद, पूर्व में उत्तर प्रदेश मेरठ का आलमगीरपुर, और पश्चिम में ध्यान रखेंगे बलूचिस्तान का सुत का गेंडोर। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे पूर्वी स्थल। लिखिए अगला पॉइंट, ये सभ्यता, लिखेंगे ये सभ्यता पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में विस्तृत थे। ये सभ्यता पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में विस्तृत थी, और इसका आकार त्रिभुजीय था। लिखेंगे यह सभ्यता पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित थी, और इसका आकार त्रिभुजीय था। दैट वॉज ट्राइंगुलर इन शेप। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये त्रिभुजीय आकार की मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं इस सभ्यता से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया है सबने?
लिखिए इस सभ्यता से मिलने वाले महत्वपूर्ण स्थल। इस सभ्यता से मिलने वाले महत्वपूर्ण स्थल। टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे स्थल का नाम, उसके बाद लिखेंगे वर्ष, उसके बाद लिखेंगे नदी का नाम, और उसके बाद लिखेंगे उत्खननकर्ता। भाई देखो, यहाँ पे दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। पहला प्रकार उन स्टूडेंट्स का होगा जिन्हें मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही होगी और जो मेरी स्पीड से नहीं लिख पा रहे होंगे, ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट वो होंगे जिनको मेरी स्पीड स्लो लग रही होगी, जिन्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार थोड़ा सा और तेज पढ़ाए। तो दोनों ही लोगों के लिए, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। यदि आपको मेरी स्पीड कम लगती है तो क्लास ओवर हो जाने के बाद स्पीडोमीटर पर स्पीड बढ़ाकर क्लास देखिए। अगर स्पीड तेज लगती है तो क्लास ओवर हो जाने के बाद स्पीडोमीटर से स्पीड कम करके देखिए। और यदि स्पीड सही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हार्दिक स्वागत है जी। टेबल बनाएंगे 4 कॉलम के साथ। पहले लिखेंगे स्थल, फिर लिखेंगे वर्ष, फिर लिखेंगे नदी, और फिर लिखेंगे उत्खननकर्ता। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सभ्यता से मिलने वाला सबसे पहला स्थल ही कौन सा था? हड़प्पा। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जो वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। सबसे पहली साइट, सबसे पहला स्थल हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में हुई रावी नदी के किनारे, एट द बैंक ऑफ रावी रिवर, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी। दूसरा प्लेस मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। सेकंड प्लेस मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1922 में हुई थी, सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता थे, लिख लीजिए, राखल दास बनर्जी या आर डी बनर्जी। खोजकर्ता थे राखल दास बनर्जी। अगला प्लेस सुत कागेंडोर। अगला प्लेस सुत कागेंडोर, जिसकी खोज 1927 में हुई भोगवा नदी के किनारे। जिसकी खोज हुई भोगवा नदी के किनारे। सर इंग्लिश में लिखो बेटे, इंग्लिश में ये नाम लिख रहा हूं मैं। अब जैसे तू हिंदी में भी मनीष है और इंग्लिश में भी मनीष है, तो वैसे ही मेरे भाई हड़प्पा इंग्लिश में भी हड़प्पा ही है और हिंदी में भी हड़प्पा ही है। अगर मैंने हिंदी में हड़प्पा लिखा है तो आप उसे इंग्लिश में हड़प्पा लिख लीजिए, है ना। अगर मैंने यहां पर हड़प्पा लिखा और आप इसके बदले यदि ये नहीं लिख पा रहे हैं हड़प्पा, तो फिर आप कांस्टेबल बन के क्या करेंगे बताओ? फिर क्या करेंगे? है ना, सोचने वाली बात है। अबे केवल पुलिस में भर्ती होना ही टास्क थोड़ी है। पुलिस में भर्ती होगी, पुलिस की नौकरी भी तो करनी पड़ेगी। फिर क्या करेगा? तो ये तो मैं नाम लिख रहा हूं मेरे भाई, देखो दयाराम साहनी। अब इंग्लिश में भी तो ये दयाराम साहनी है। अब इतना ज्यादा परेशान क्यों हो जाते हो?
सर हिंदी, सर इंग्लिश, सर इंग्लिश, सर हिंदी, है ना। हिंदी इंग्लिश में ही फंसे रह गए हो जिंदगी भर। ना तो ढंग से हिंदी सीख पाए, ना ढंग से अंग्रेजी ही सीख पाए। जी। सुत कागेंडोर, जिसकी खोज 1927 में हुई, अभी मैंने आपको बताया था सबसे पश्चिमी स्थल था दाश्क नदी के किनारे। अरे यार, मैंने यहाँ पे भोगवा लिख दिया है, भोगवा के किनारे तो आएगा लोथल। यह है दाश्क नदी। और इसके उत्खननकर्ता थे, लिख लीजिए, मार्क आरेलस्टाइन। इसके खोजकर्ता थे मार्क आरेलस्टाइन। तो सुत कागेंडोर वर्तमान में बलूचिस्तान में है, आप जानते हैं। अगला प्लेस चनहुदारो, चनहुदारो या चनहुदड़ो, ये भी वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। खोज 1931 में हुई, सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता थे एम जी मजूमदार। खोजकर्ता थे एम जी मजूमदार। एक लिखिए रोपड़, जो वर्तमान में पंजाब में है। इसकी खोज 1953 में हुई थी, सतलुज नदी के किनारे। खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। पूरा नाम इसलिए लिख रहा हूं भाई, वैसे तो वाई डी शर्मा भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। पूरा नाम इसलिए लिख रहे हैं यज्ञदत्त शर्मा, क्योंकि अपने लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? लिख लीजिए आलमगीरपुर। जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। इसकी खोज 1958 में हिंडन नदी के किनारे हुई और इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। इसलिए हमने लिखा पूरा नाम यज्ञदत्त शर्मा, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि यदि मैं यूपी जी के भी पढ़ा रहा हूँगा तो मैं यही बात बता रहा हूँगा, कोई अलग बात नहीं बता रहा हूँगा। अगला प्लेस लिखिए लोथल। अगला प्लेस लिखेंगे लोथल। 1955 भोगवा नदी के किनारे। उत्खननकर्ता थे एस आर राव। उत्खननकर्ता थे एस आर राव। लोथल वर्तमान में गुजरात में है। लोथल है वर्तमान में गुजरात में। एक लिख लीजिए कालीबंगा, जो कि वर्तमान में राजस्थान में है। इसकी खोज भी 1953 में हुई, घग्गर नदी के किनारे। और खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। उत्खननकर्ता थे ए घोष या अमलानंद घोष।
चन्हूदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। सर ये सिविलाइजेशन, अच्छा, हर जगह नदी के किनारे ही क्यों बसी थी? अरे मेरे भाई, क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है, और जीवन के लिए जल बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। तो सभ्यता तो वहीं पर पनप सकती है ना जहां पर पानी होगा, जहां पर जल होगा। अब अगर तेरे को पानी नहीं मिलेगा तो फिर तू कैसे जीवित रहेगा? खुद सोचिए। रोपड़ पंजाब में है भाई, सतलुज नदी के किनारे पंजाब में है रोपड़। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थलों से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण अवशेषों के बारे में। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश का बैच है भाई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आलमगीरपुर की, क्योंकि हमें पता है हमारे एग्जाम के लिए तो उत्तर प्रदेश का स्थल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखेंगे आलमगीरपुर। और आप जानते हैं वे वर्तमान में मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है आलमगीरपुर। लिखिए, ये इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। लिखेंगे, ये इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ये इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। और लिखेंगे, इसे परसाराम का खेरा भी कहा जाता है। आलमगीरपुर को ही परसाराम का खेरा भी कहते हैं। और सर बनवाली रह गया। बेटे बनवाली तो हरियाणा में है ना, और तैयारी कर रहा है तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की। बनवाली को छोड़, यहाँ पे ध्यान दे, क्योंकि मेरठ की बात चल रही है। आलमगीरपुर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है और इसे परसाराम का खेरा भी कहा जाता है। यहां से मिलने वाले यदि हम अवशेषों की बात करें तो सबसे पहले लिखेंगे, यहां से हमें प्राप्त हुए मन के। यहां से हमें प्राप्त हुए हैं कुछ मन के। इसके अलावा रोटी बेलने की चौकी। उत्तर प्रदेश मेरठ के आलमगीरपुर नामक स्थान से हमें कुछ मन के प्राप्त हुए हैं, रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है। और इसके अलावा लिखेंगे कटोरी के कुछ टुकड़े। इसके अलावा कटोरी के कुछ टुकड़े हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लिखिए, मिट्टी के बर्तनों पर, मिट्टी के बर्तनों पर मोर, गिलहरी आदि के चित्र।
एवं लिखेंगे कुछ लिखित लिपियां। ये सारी की सारी वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? उत्तर प्रदेश मेरठ के आलमगीरपुर से प्राप्त हुई हैं। और क्योंकि वहां से कुछ लिखी हुई लिपियां भी मिलती हैं, लिखेंगे कुछ लिपियां मिलने के कारण पुरातात्विदों का मानना है कि लिखेंगे लिपियां मिलने के कारण लिपियां मिलने के कारण पुरातात्विदों का मानना है कि लिपियां मिलने के कारण पुरातात्विदों का मानना है कि यहाँ के लोग लिखेंगे लेखन कला से परिचित थे। यहाँ के लोग यहाँ के लोग लेखन कला से परिचित थे। सर मन के क्या होते हैं मेरे भाई? मन के, ठीक है, कांच के, प्लास्टिक के या लकड़ी के वो छोटे छोटे पीसीज होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, जिनको आप कह सकते हैं डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खासकर ये आप कह सकते हैं कि जिनको बेसिकली ज्वेलरी में और डेकोरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं को मन के कहते हैं। भाई जब हम ज्वेलरी, हाँ बीड्स, बिल्कुल सही है ना, मनके का मतलब बीड्स होता है। भाई जब हम ज्वेलरी देखते हैं या ज्वेलरी खरीदते हैं तो हमने कई बार देखा होता है ना कि ज्वेलरीज पर स्टोन का काम हुआ होता है, कि स्टोन के छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं वो उस पर लगे होते हैं। लिपि का मतलब स्क्रिप्ट है भाई, लिपि का मतलब स्क्रिप्ट है। अब यदि मैं यहां पर लिख रहा हूं आलमगीरपुर, यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंधु घाटी की सभ्यता, प्राचीन भारत, भाई ये सब क्या है? मैं हिंदी भाषा में लिख रहा हूं, लेकिन मैं किस लिपि का इस्तेमाल कर रहा हूं? देवनागरी लिपि का इस्तेमाल कर रहा हूं। लिपि का मतलब स्क्रिप्ट होता है। किसी भी भाषा को किसी लिपि में ही लिखा जाता है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सर मृत भांड क्या होता है? अरे मेरे भाई ये ले, मिट्टी के बर्तन। मृत का मतलब मिट्टी, भांड का मतलब बर्तन, मृत भांड मिट्टी के बर्तन। तो या तो आप ऐसे लिख लीजिए, मृत भांडों पर मोर गिलहरी आदि के चित्र हमें मिले हैं आलमगीरपुर से, या फिर आप मिट्टी के बर्तनों पर मोर और गिलहरी के चित्र लिख लीजिए। इसके अलावा ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के ही कुछ और स्थल जिन्हें हड़प्पा कालीन माना गया है, वो कौन कौन से हैं? पहला याद रखेंगे हुलास, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। सबसे पहला हुलास, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। दूसरा लिखिए
बड़ा गांव जो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। सहारनपुर का हुलास नामक स्थान, बागपत का बड़ा गांव नामक स्थान। इसके अलावा लिख लीजिए मानपुरा, जो कहां पर है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। अगला प्लेस लिखिए कैराना, जो है उत्तर प्रदेश के शामली डिस्ट्रिक्ट में या उत्तर प्रदेश के शामली जिले में। और एक याद रख लीजिए मांडी गांव, जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। हुलास सहारनपुर, बड़ा गांव बागपत, मानपुरा बुलंदशहर, कैराना शामली और मांडी गांव जो है मुजफ्फरनगर में। सर एटा में है, ये क्या लिख रहा है, अजन की खेड़ा। कुछ भी मतलब, भांग पी क्या है क्या भाई? अजन की खेड़ा क्या है भाई? वो अतरंजी खेड़ा है जो तू लिखना चाह रहा है। ठीक है, जो तू एटा का बता रहा है ना, वो एटा का अतरंजी खेड़ा नामक स्थान है। ठीक है, और ये जो अतरंजी खेड़ा है, ये वो जगह है जहां से लोहे के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, लोहे के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और बात कब की है? 1000 ईसा पूर्व की। और अभी हम कहानी कहां तक की पढ़ रहे हैं? 1750 ईसा पूर्व की। वो आप कहना चाह रहे हैं अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट, हमने आलमगीरपुर की सबसे पहले बात कर ली क्योंकि संबंधित है उत्तर प्रदेश से, है ना। और अल्टीमेटली आप जानते हैं कि भाई एग्जाम उत्तर प्रदेश का ही देना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बाकी स्थलों की। सबसे पहले लिख लीजिए हड़प्पा। सबसे पहले लिख लीजिए हड़प्पा। हम सब जानते हैं इस सभ्यता से मिलने वाला सबसे पहला स्थल ही कौन सा था? हड़प्पा था। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे, बताइए विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम हड़प्पा। हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत। सबसे पहला सवाल लिखेंगे, हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत थी एक 12 कक्षों का अन्नागार। हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कहलाती है 12 कक्षों का एक अन्नागार।
छः छः की कतार में हमें हड़प्पा में खुदाई करके जो सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ी इमारत के अवशेष मिले हैं, वो कहलाता है एक 12 कक्षों का अन्नागार। नाम से पता चल रहा होगा, वो जगह जो अन्न रखने के काम आया करती थी, भाई उसी को क्या कहते हैं? अन्नागार कहते हैं। यहां पर जब मिट्टी में शोध किया गया तो भाई यहाँ की मिट्टी से जौ और गेहूं के भी क्या मिले? एविडेंसेस मिले, साक्ष्य मिले। इसीलिए आपसे पूछेंगे कि बताइए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किसकी कृषि किया करते थे, या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख फसलें कौन सी हुआ करती थी? लिख लीजिए, जौ एवं गेहूं, बार्ले एंड व्हीट। जौ और गेहूं ही सबसे प्रमुख फसलें हुआ करती थी सिंधु घाटी की सभ्यता की। सर पहली बार में एग्जाम निकालना है बेटे, एग्जाम तो निकलेगा ही, या तो क्वालिफाई होके निकलेगा या हाथ से निकलेगा। एग्जाम तो निकलना ही है। अब तू ये डिसाइड कर ले कि तेरे को कैसे निकालना है, हाथ से निकालना है या क्वालिफाई करके निकालना है। एग्जाम तो निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जो सीरियस रहेंगे, जो पढ़ेंगे, वो क्वालिफाई करके निकालेंगे, बाकी जो नहीं पढ़ेंगे उनके हाथ से निकल जाएगा। हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है 12 कक्षों का अन्नागार। और ध्यान रखेंगे, हड़प्पा काल में या सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रमुख फसलें हुआ करती थी, वो जौ और गेहूं हुआ करती थी। इसके अलावा लिखेंगे, हड़प्पा से ही मिला है एक कब्रिस्तान, एक ग्रेवयार्ड, जिसे नाम दिया गया है समाधि 37। इंग्लिश में इसको कहते हैं R37। ये कब्रिस्तान था, एक ग्रेवयार्ड था। तो हड़प्पा में ही जब खुदाई की गई तो वहां से एक कब्रिस्तान भी मिला है, जिसे R37 या समाधि 37 की संज्ञा दी गई है। इसे R37 क्यों कहा गया है? भाई जब हड़प्पा में ही ये कब्रिस्तान मिला और इस कब्रिस्तान में जब खुदाई की गई तो यहां से कुल 57 स्केलेटन्स निकले, कुल 57 मानव कंकाल निकले। और जब 57 के 57 कंकालों को इकट्ठा करके उन पर रिसर्च करने की कोशिश की गई तो 57 में से 20 इतने ज्यादा डिकम्पोज हो चुके थे, इतने ज्यादा नष्ट हो चुके थे कि उन पर रिसर्च करना भी क्या था? इम्पॉसिबल था। इसीलिए रिसर्च सिर्फ और सिर्फ कितनों पर हुआ? 33 पर हुआ। इसीलिए उसको नाम दिया गया समाधि 37 या R37। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हड़प्पा से मिली है, लिखेंगे उर्वरता। उर्वरता की देवी की एक मूर्ति। इंग्लिश में लिखेंगे स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। A statue of goddess of fertility। उर्वरता की देवी की एक मूर्ति, जिसमें दर्शाया गया था एक स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा। एक स्त्री के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया था, और स्त्री के गर्भ से पौधे के उगना, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कंक्लूजन निकाला है कि ये धरती से फसल का उगना है। और उस समय के जो लोग हुआ करते थे वो धरती की पूजा किया करते थे और धरती को माना करते थे उर्वरता की देवी या गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी।
इसी को संज्ञा दी गई है उर्वरता की देवी, या इसी को कहा गया है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ये वो कुछ महत्वपूर्ण चीजें और अवशेष हैं जो हमें कहाँ से मिले, हड़प्पा से मिले। कितने क्वेश्चन आएंगे भाई साहब? अगर मैं क्वेश्चन पेपर बनाता तो जरूर बता देता कितने क्वेश्चन आएंगे, है ना। तुम लोगों को एग्जाम होने से पहले ही ये जानने की उत्सुकता होती है ना कि कितने क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए तुम लोग एग्जाम देने जाते हो और एग्जाम कैंसिल हो जाता है और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग हैं वो जो पेपर लीक करवाते हैं। इतनी उत्सुकता रहती है पेपर होने से पहले ही ये जानने की कि क्वेश्चन कितने आएंगे, किस टॉपिक में से कितना आएगा। अबे अगर सब कुछ तुम्हें बता ही दिया जाएगा, है ना, तो फिर तैयारी क्यों करवानी है आपको? फिर तो लाड साहब बनाकर सीधा कांस्टेबल भर्ती करा दे तुम्हें। और घबराइए नहीं दोस्तों, आप कांस्टेबल की ही तो तैयारी कर रहे हैं, इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं? सोचिए अगर गलती से तुमने आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी, तुम्हारे तो सर के बाल उड़ जाएंगे। कांस्टेबल की तैयारी में ये हालत है तो। अगला स्थल मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे भाई, मोहनजोदड़ो का मतलब ही क्या होता है? माउंड ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब ही क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। आपसे वही सवाल पूछेंगे, बताइए मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, लिखेंगे एक विशाल अन्नागार, अ ग्रेट ग्रेनरी। एक विशाल अन्नागार या एक अ ग्रेट ग्रेनरी। और यदि मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे प्रसिद्ध इमारत पूछें, सबसे बड़ी इमारत पूछें तो एक विशाल अन्नागार, सबसे प्रसिद्ध इमारत पूछें तो ध्यान रखेंगे एक विशाल स्नानागार। एक विशाल स्नानागार। सर यूपी पुलिस का बैच है ना? नहीं मेरे भाई, इस बैच में पढ़ के तू अमरीकी पुलिस में भर्ती हो जाएगा। ये तो हड़प्पा में थी। क्या थी हड़प्पा में भाई? क्या थी हड़प्पा में? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अन्नागार मानी जाती है, और सबसे प्रसिद्ध इमारत एक विशाल स्नानागार है। इसके अलावा यहां से हमें मिली हैं कुछ मूर्तियां। सबसे पहले लिखिए नटराज की मूर्ति, स्टैचू ऑफ नटराज। एक लिखिए पशुपतिनाथ की मूर्ति, स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ। एक लिखेंगे नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, या एक नर्तकी की मूर्ति
ये सबसे फेमस है क्योंकि ये कांसे की बनी थी, दैट वॉज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। इसके अलावा स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट किंग, एक पुरोहित राजा की मूर्ति। स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट किंग, एक पुरोहित राजा की मूर्ति। इसके अलावा एक स्वास्तिक चिन्ह, एक स्वास्तिक चिन्ह। और एक याद रखेंगे, प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य, प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य। एविडेंस ऑफ अ वेल इन एवरी हाउस, प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य। ओ माय गॉड, स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है? जब तू कांस्टेबल बन जाएगा ना उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है, तो कांस्टेबल में भर्ती हो जाएगा, फिर तेरी पोस्टिंग आ जाएगी, फिर तो एक दो महीने नौकरी करेगा, और फिर एक दो महीने नौकरी करके दबा के रिश्वत लेगा, और फिर रिश्वत के पैसे इकट्ठे करके जब तू रिश्वत के पैसों से मोटरसाइकिल खरीदेगा, तो मोटरसाइकिल खरीदते ही तो मंदिर में लेके जाएगा, और मंदिर में ले जाकर पंडित जी से कहेगा पंडित जी पूजा कर दो, तो पंडित जी क्या करेंगे, बाइक के वाइजर पे सबसे पहले ये निशान बनाएंगे, है ना। इसी को कहते हैं स्वास्तिक, इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है स्वास्तिक। तो बस जब न्योछावर खोर बनने के बाद पैसे इकट्ठे हो जाएं, तो जाकर मोटरसाइकिल लेकर आइए और मोटरसाइकिल पर नई नई मोटरसाइकिल पर बनवा लीजिए। ये है स्वास्तिक, इसको कहते हैं स्वास्तिक चिन्ह। ये सबसे पहले हमें कहाँ से मिला था? मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो से मिला था। जी हाँ, कॉमनली इसको सतिया भी कह देते हैं। एक आदमी लिख रहा है, आप तू तड़ाक मत किया करो भाई। अरे ठीक है जी, कितनी उम्र है तेरी पहले ये बता। जो सबसे प्रिय होता है ना, उसी के लिए तू तड़ाक का इस्तेमाल होता है ना। जैसे अगर मैं तेरे से पूछूं कि भाई सबसे ज्यादा भरोसा, सबसे ज्यादा तेरे दिल के करीब कौन है, तू कहेगा भगवान, है ना। और आप खुद देखो, हम भगवान को क्या बोलते हैं, हे भगवान हमारी सुन ले, हे भगवान अब तो बस तेरा ही आसरा है, अब तो तू ही है जो है ना। ऐसे ही करता होगा ना। तो अब देख ले, जो दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है उसी को कहा जाता है तू। और तू तो मेरे दिल के ज्यादा करीब है, तो तेरे को तो मैं तू के साथ साथ गधा भी बोलूंगा, कि तू ज्यादा करीब है, जो स्टूडेंट है ना भाई मेरा, इसलिए। क्योंकि हम तू का इस्तेमाल केवल करीबी लोगों के लिए ही करते हैं, है ना, दूर के लोगों के लिए नहीं करते हैं। तो स्वास्तिक चिन्ह आपको समझ में आ गया। स्वास्तिक चिन्ह का जो सबसे पहला अवशेष है, वो भी हमें कहाँ से मिला है? वो भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। नटराज की मूर्ति और पशुपतिनाथ की मूर्ति, इन दोनों ही मूर्तियों को किसका रूप माना गया है? लॉर्ड शिवा, भगवान शिव का रूप माना गया है।
जी, मोहनजोदड़ो की सबसे सही और सबसे अद्भुत बात यह थी कि मोहनजोदड़ो से मिलने वाले जितने भी मकान थे वो सारे के सारे पक्की ईंटों के बने हुए थे। और यदि उन ईंटों के अनुपात की बात करें या रेशियो की बात करें, भाई वो क्यूबॉइड फॉर्म में थे। और 4:2:1 में क्या बनाई जाती थी? ईंटें बनाई जाती थी। मकानों के कोने बनाने के लिए एल शेप्ड ईंटों का भी इस्तेमाल किया जाता था। प्रत्येक मकान के बाहर नालिकाएं बनी थी या नालियां बनी थी जिन्हें पक्की ईंटों से ढका गया था। और उन लोगों को इतना ज्यादा संपन्न माना गया है कि हर मकान में हमें एक कुएं के एविडेंस मिले हैं, एक कुएं का साक्ष्य मिला है। और ऐसा माना जाता है कि वहां के लोग इतने ज्यादा एडवांस और संपन्न थे कि हर व्यक्ति के पास अपने घर में एक अपना आंगन भी हुआ करता था, अपनी एक अलग किचन रसोई भी हुआ करती थी, और साथ में हर मकान में एक कुआं भी होता था। और आप तो जानते ही हैं कि हर मकान वहां पर ग्रिड सिस्टम से बनाया जाता था, दो जो एक दूसरे को समकोण पर काटा करते थे। किसी भी मकान का मुख्य द्वार मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुला करता था, बल्कि अंदर गली की तरफ खुला करता था, क्योंकि मुख्य सड़क की तरफ तो मकानों का केवल और केवल बैक साइड हुआ करता था, प्रांगण हुआ करता था। आंगन जो हुआ करता था वो अंदर गली की तरफ हुआ करता था। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 जून 2000 है मेरे भाई। ये आपको ना एक बार उसमें एलिजिबिलिटी में देखना पड़ेगा। जो विज्ञापन आएगा ना उसमें जो योग्यताएं होंगी, एलिजिबिलिटीज होंगे, वो आपको उसमें चेक करना पड़ेगा कि भाई जब फॉर्म भरने की तारीख या उसमें जो निर्धारित तारीख दी होती है तब तक आपकी आयु कितनी हो जानी चाहिए, उस हिसाब से ही आप क्या भर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। चलिए, आज की कहानी को यहीं पर रोकेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी या जब भी अगली क्लास में मुलाकात होगी तो कुछ और महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे, फिनिश करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसके बाद हम बात करेंगे अगला टॉपिक जो होता है वैदिक पीरियड या वैदिक काल। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं। पढ़ पुढ़ के आ जाइएगा थोड़ा बहुत, अगर समय मिले तो। नहीं तो टाइम तो पास बचपन से कर ही रहे हैं।